गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो होगा यह कक्षा 12वीं के लिए होगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो कक्षा 12वीं का सिलेबस है वह उत्तराखंड बोर्ड द्वारा कुछ कम कर दिया गया है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिलेबस कम किया गया है वह बेसिक सिलेबस है। यूं कह सकता हूं कि वह सिलेबस लगभग 10th क्लास से संबंधित था और वह आधारभूत ज्ञान भी है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो कोई भी टॉपिक आपको तब अच्छी तरीके से समझ में आता है जब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो आधारभूत ज्ञान है उसका नॉलेज हो। तो आपसे यह कहूंगा कि सिलेबस जरूर कम हुआ है, परीक्षा में जो टॉपिक्स हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन जो फिजिक्स है उसको समझने के लिए आपको उन टॉपिक्स को भी पढ़ना ही पड़ेगा। या ये हो सकता है कि आपको पहले से वो टॉपिक आते हों तो अच्छी बात है, आप अच्छे तरीके से अब जो टॉपिक्स हमारे पास हैं उनको पढ़ सकते हैं। अब हमारी जो वीडियोस होंगी वो उन टॉपिक से रिलेटेड होंगी जो कि अभी भी उत्तराखंड बोर्ड में सिलेबस में है। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि जो क्लास 12th का सिलेबस है और उसमें भी जो पहली बुक है वह लगभग चार्ज से रिलेटेड है। मैं जब भी पढ़ाता हूं अपने छात्रों को तो एक कहानी जैसी बना के पढ़ाता हूं। उन्हें मैं यह बताने की कोशिश करता हूं कि जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसमें किस तरीके से एक आवेश की जो भूमिका है, आवेश को मैंने यहां पर हीरो बना दिया है, उसको किस तरीके से अलग अलग रोल दिए गए हैं। तो जो पहला रोल है यानी कि आवेश की जो पहली प्रवृत्ति है वह ऐसी प्रवृत्ति है कि वह स्थिर अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, वह मूवमेंट नहीं कर रहा है। उस समय उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं या जो भी इफेक्ट्स वो जनरेट करता है उसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, वैद्युत स्थैतिकी। आपने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, संधारित्रों के बारे में पढ़ा, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आवेश की स्थिर अवस्था के थे। उसके बाद जो दूसरा रोल है वह यह है कि जो आवेश है वह अब गति करने लगता है। जब वह गति करता है तो फिर से एक नई चीज जनरेट करता है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आप इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत जो वैद्युत धारा है उसके प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं, प्रतिरोधों के बारे में पढ़ते हैं और उससे संबंधित जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, यानी कि उसमें किरचॉफ के नियम भी है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर सेतु है, विभव मापी है, वो सारे टॉपिक्स आप कहां पढ़ते हैं जहां पर वैद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात फिर हम आगे बढ़ते हैं किसी तार में। अब यहां से आपको अच्छे तरीके से समझना है, वैद्युत धारा हमें समझ में आ चुकी है। वैद्युत धारा किसी भी कंडक्टर में फ्लो करती है जबकि उस कंडक्टर के सिरों के मध्य एक विभवांतर हो। इसका अर्थ यह हुआ एक सिरा उच्च विभव पर हो और दूसरा सिरा निम्न विभव पर हो, तो उस चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। यहां से आगे फिर एक नई चीज जुड़ती है कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा बह रही हो तो वह अपने चारों तरफ, मान लीजिए कोई वायर है, इस तरीके से मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए ये एक वायर है और इस वायर में वैद्युत धारा बह रही है, तो वह अपने चारों तरफ एक इफेक्ट जनरेट करती है, एक प्रभाव हमको देखने को मिलता है। जो ये प्रभाव होता है इसी प्रभाव को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो सबसे पहले, क्योंकि ये भी बेसिक नॉलेज है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूं। ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे और वो एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। एक वैद्युत परिपथ बना था और उस वैद्युत परिपथ के बगल में एक मैग्नेटिक निडल भी पड़ी थी, चुंबकीय सुई पड़ी थी। तो जैसे ही उन्होंने उस परिपथ को जोड़ा तो उन्होंने देखा जो मैग्नेटिक निडल है उसमें डिफ्लेक्शन आ गए। अब जो चुंबकीय सुई होती है उसमें डिफ्लेक्शन केवल तभी आ सकते हैं जबकि उसके अगल बगल कोई चुंबक हो या हम उसको थोड़ा सा रोटेट कर दें तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है, यानी कि उसका एक सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, एक सिरा साउथ डायरेक्शन में होता है।
तो ओस्टेड ने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ओस्टेड को आप भूल जाइए, आप खुद ओस्टेड हैं। आप खुद सोचना प्रारंभ कीजिए कि मैग्नेटिक नीडल है, इतना आपको ध्यान रखना है कि उसमें डिफ्लेक्शन केवल तभी आ सकता है जबकि उसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। अब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, केवल जो परिपथ हमने लिया था, जो इलेक्ट्रिक सर्किट था, उसमें हमने जो करंट था उसको फ्लो होने दिया था और मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हमें प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, उसे ऑफ कर दिया, यानी कि जो सर्किट था उसके स्विच को ऑफ कर दिया। फिर से देखा डिफ्लेक्शन आया, लेकिन पहले के अपोजिट डायरेक्शन में आया। फिर उन्होंने लगातार ऑन ऑफ यानी कि जो सर्किट में स्विच लगा था उसे कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ किया, तो जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डांस करने लग गई। उसमें भी डिफ्लेक्शन, एक डायरेक्शन में फिर दूसरी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फिर दूसरी डायरेक्शन में। सो नाउ मैंने कहा हम खुद ओस्टेड हैं, हमें खुद जो हो रहा है उससे फिजिक्स को ढूंढना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब उस सर्किट के बगल में जो मैग्नेटिक नीडल रखी है, जब हम सर्किट के स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं तभी जाकर उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट तो हो रहा है करंट के कारण, लेकिन क्या वह एक दिशा में ही जनरेट होता है या वैद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। तो उन्होंने क्या किया, जो सेल लगे हुए थे सर्किट में उन्हें उल्टा कर दिया, यानी कि जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव कर दिया और जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें जो डिफ्लेक्शन थे वो पहले के अपोजिट आने लग गई। तो इससे उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी। देखिए, पहली चीज क्या ही होगी कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहती है तो वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरी बात क्या निकली होगी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा वैद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। और एक और चीज वहां पर हुई थी, जब उन्होंने स्विच को ऑन करके रखा तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल में आया और फिर शून्य हो गया। नीडल में जो डिफ्लेक्शन था वह कंटिन्यूअस नहीं था, डिफ्लेक्शन आ रहा था उसके बाद शून्य हो जा रहा था। तो एक और कंक्लूजन निकल सकता है, वो क्या निकल सकता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए धारा का जो मान है उसमें लगातार परिवर्तन होते रहना चाहिए। अब जब हमने यह समझ लिया है कि किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा के बहने के कारण उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। वह चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बायो-सैवर्ट, उन्होंने सबसे पहले हमें यह बताया कि किसी चालक तार में यदि वैद्युत धारा बह रही है तो उसके द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आपको एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जब हम कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो हमें एक एक चीज अपनी तरफ से ही जोड़नी है। नियम हम बायो-सैवर्ट का पढ़ेंगे, लेकिन सारी चीजें अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, एक चालक तार लेंगे। तो बायो-सैवर्ट ने भी यही किया था, उन्होंने एक चालक तार लिया था। अब हम कह रहे हैं कि जो चालक तार लिया हमने उसमें क्या बहनी चाहिए, वैद्युत धारा बहनी चाहिए। तो हमने यहां पर वैद्युत धारा ले ली है आई। जो चालक तार लिया जाता है या हम इसे केवल चालक भी कह सकते हैं, जब उसमें वैद्युत धारा बहती है तो इसे हम कहते हैं धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे हमने अनंत लंबाई का लिया है। थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं। अनंत लंबाई का अर्थ होता है कि जो ये तार की लंबाई है, यदि उसके हम छोटे से भाग पर प्रयोग कर रहे हैं
या उसके छोटे से भाग को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो अनंत मानी जाएगी। यानी कि ये जो व्हाइट मार्कर है इसकी लंबाई भी अनंत होगी, जबकि हम इसके छोटे बिंदु पर काम करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये पूरी लंबाई अनंत हो जाती है। तो यहां पर देखिए हम एक छोटा सा यहां पर लंबाई का मान लेते हैं, यानी कि इस तार में एक छोटा सा भाग हम मान लेते हैं और इस भाग की जो लंबाई है वो dl है। पूरा तार था, उस तार में हमने एक छोटा भाग लिया जिसकी जो लंबाई है वो dl है। उसके पश्चात आगे क्या था, हमने कहा कि चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चारों तरफ का अर्थ यह हुआ कि जो तार है उसके कहीं भी एक बिंदु आप अपनी तरफ से मान लीजिए और उस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो बायो सेवर्ट ने एक बिंदु P लिया जिसकी इस अल्प दूरी से, जो दूरी है ये अल्प दूरी तार में है और यहां से इस बिंदु की जो दूरी है वह r है। देखिए सारी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। तार से उस बिंदु तक की जो दूरी है वह r है। जब आपको फिगर बनानी आ जाएगी अच्छे तरीके से तो आप कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे। सबसे पहले एक तार लिया, उस तार से r दूरी पर एक बिंदु लिया और उस बिंदु की दूरी है r। जहां से हम उस दूरी को कंसिडर कर रहे हैं, ले रहे हैं, वहां पर उस तार में एक अति सूक्ष्म लंबाई, यहां पर जो हमने लंबाई ली है यह अति सूक्ष्म लंबाई है जिसे हमने dl कह दिया। अब यह सिचुएशन बन गई। एक और सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही है कि जो लंबाई हमने ली है, यानी कि जिस लाइन से हम P बिंदु को जोड़ रहे हैं वह इस तार के साथ थीटा कोण बनाती है। यानी कि हम जब भी ये हमने लिया और इस तरीके से हम यहां पर दिखा रहे हैं, यहां हमारा बिंदु है, यहां देखिए जो मेरा थंब है इस पर बिंदु है, तो आप देख सकते हैं इसके बीच और जो मेरी उंगली है इनके बीच एक कोण बनता है। तो यहां भी एक कोण बना है और उस कोण का मान है थीटा। तो जो फिगर है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक चीज हमें पता लग चुकी है कि इस तार में I धारा बह रही, इसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं है। अब हमने जो एक सूक्ष्म लंबाई ली है, उस सूक्ष्म लंबाई से कितनी धारा बह रही होगी, तो आपको पता है यदि पूरे तार में I धारा बह रही है, हम इसके जितने भी टुकड़े करेंगे वो सब एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, तो उन सब से भी I धारा बहेगी। तो जो यहां पर हमने अति सूक्ष्म लंबाई ली है इससे धारा बह रही होगी IDL। हम इस तरीके से इसको दिखा देते हैं, कितनी धारा बह रही होगी IDL, I इंटू DL, यानी कि I मान होगा और कितनी लंबाई हमने उसकी ली है DL लंबाई ली है, तो कुल मिलाकर I धारा उससे बह रही है। अब देखिए बायो सेवर्ट ने क्या क्या नियम दिए। उन्होंने कहा जो चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर उत्पन्न होगा उसका मान, अब वो भी अति सूक्ष्म मान होगा। जब हमने सूक्ष्म लंबाई ली है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बहुत कम होगा, वह अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का संबंध यह बताता है कि वो जिन बातों पर निर्भर कर रहा है वह किस तरीके से निर्भर कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर कर रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर कर रहा है। तो dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले क्या लगता है आपको, धारा के। अब इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके सामने से कोई चीज तेजी से गुजरती है। मान लीजिए आप हैं और आपके सामने से किसी ने कोई पंखा है उसको तेजी से घुमा दिया, तो जब कोई आप उसको तेजी से घुमाएगा तो आपको ज्यादा हवा महसूस होगी, यानी जो आप पे प्रभाव पड़ा वह ज्यादा पड़ा। तो सेम एज हियर, अगर ज्यादा करंट है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें ज्यादा धारा बह रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा उसका मान भी ज्यादा होगा। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। बताया बायो सेवर्ट ने है, लेकिन आपको अपनी डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से उसे अंडरस्टैंड करना, कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। तो पहली चीज हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो जो हमने सूक्ष्म लंबाई ली है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो बिल्कुल सही है। अब देखिए एक छोटा सा पंखा हमने लिया, उससे तेजी से घुमाया, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया,
फिर हमने एक बड़ा सा पंखा लिया और उतनी ही तेजी से घुमाया, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जब हम बड़ा पंखा लेते हैं तो उससे आपको ज्यादा हवा महसूस होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम तार की कम लंबाई लेंगे तो कम इफेक्ट जनरेट होगा, और जब ज्यादा लंबाई लेंगे तो ज्यादा इफेक्ट जनरेट होगा। तो डीएल के भी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हमें समझ में आ रहा है। तीसरी चीज की तरफ चलते हैं, एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये पंखा है और मैंने यहां पर क्या किया कि इसको इस तरीके से नहीं घुमाया बल्कि इस तरीके से रखा और यूं कर दिया, या हल्का ऐसे तिरछे रखा और यूं कर दिया, तो फिर आपने जो भी महसूस किया। और फिर मैंने बिल्कुल इसको 90 डिग्री बिल्कुल इस तरीके से रखा और इस तरीके से आपको हवा की, तो आप आराम से एक्सपीरियंस कर लेंगे कि जब 90 डिग्री पर रख रहे हैं तब आपको सबसे ज्यादा हवा मिल रही है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कोण है, उस कोण की जो दिशा है, यानी कि जो हमने लाइन ली है उसकी दिशा पर भी निर्भर करेगा। तो हम कहते हैं dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जो कोण है उस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दिशा बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली बात करते हैं, dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको आप इनवर्सली बोल सकते हैं, तब आपको r² बोलना है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं तो 1/r² कह रहा हूं। अब सीधी सी बात है, मैं बहुत दूर से आपको पंखा करता हूं और बहुत नजदीक से पंखा करता हूं, फिर आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। जब दूर से किया तो कम हवा मिली और जब नजदीक से किया तो ज्यादा हवा मिली। तो जो दूरी है उस दूरी के उल्टे में हो रहा है। जब दूरी कम है तो प्रभाव ज्यादा मिलेगा और जब ज्यादा है तो प्रभाव कम मिलेगा। और भी आप अपनी डे टू डे लाइफ से समझ सकते हैं, कहीं पर आग का चूल्हा जला है, आप उसके नजदीक बैठते हैं तो आप पर जो हीट है वो ज्यादा पड़ती है, दूर होते हैं तो कम पड़ती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी चीजें यहां पर आ चुकी हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड था वह कितनी बातों पर निर्भर करता है, वह इतनी बातों पर निर्भर करता है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। हम चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे क्योंकि बात तो केवल मैग्नेटिक फील्ड की हो रही है। तो I dl sin थीटा अपॉन r²। इस प्रोसेस को समझाने में मैंने आपको पूरा टाइम लिया है। इस प्रोसेस को समझाने में मैंने पूरा टाइम लिया है क्योंकि यही वो बेसिक चीज है। यदि आपको समझ में आ जाती है तो ना तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी और ना ही जब हम इसके अनुप्रयोग अन्य चीजों पर करेंगे तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वो चीज है जब आप पूरी की पूरी चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमें पता लग चुका है वो I पर डिपेंड करता है, क्यों करता है आपको समझाने की कोशिश की, dl पर निर्भर करता है और साइन थीटा पर निर्भर करता है और साथ ही उस दूरी पर भी निर्भर करता है। एक और चीज है, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आप लगा देते हैं। तो यहां पर मैं k ले रहा हूं I dl sin थीटा अपॉन r²। सारे नोटेशंस आपको पता लग गए हैं। I जो हमने अनंत लंबाई का तार लिया उसमें धारा का मान है, dl उसी तार की एक अति सूक्ष्म लंबाई है, थीटा जो कोण है, जो लाइन हमने ली है उसके और तार के बीच में एक कोण बनता है, और r वो दूरी है जिस बिंदु की हम वैद्युत क्षेत्र फाइंड कर रहे हैं वहां तक की दूरी है। थोड़ा सा बात करते हैं यहां पर नियतांक की, कांस्टेंट की। बच्चों को यह बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये नियतांक होता क्या है। एक्चुअली नियतांक का अर्थ क्या होता है? नियतांक का अर्थ होता है कि जब हम दो चीजों के बीच कोई संबंध स्थापित कर रहे होते हैं। एक है प्रेक्षक, मान लीजिए यहां से कोई प्रक्रिया हो रही है, मैं बोल रहा हूं और वहां आप सुनने वाले हैं, तो आपको मेरा साउंड कितना सुनाई देगा वह डिपेंड करेगा ये बीच में जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन कैसी है। मान लीजिए बहुत ज्यादा नॉइज है तो आपको साउंड कम मिलेगा या डिस्टरबेंस के साथ मिलेगा, या यहां बीच में कोई रुकावट है, बीच में कोई वॉल है या कोई ऐसी कंडीशंस है, या हवा इस तरीके से बह रही है कि जो मेरा साउंड है वो दूसरी डायरेक्शन में चले जा रहा है, तो आप तक वो साउंड नहीं पहुंचेगा। तो आप और मेरे बीच में जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को लेके नियतांक बनाया जाता है। यहां भी वही प्रक्रिया है कि जो ये तार है और जो ये प्रेक्षक बिंदु है, यानी जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं, उसके बीच में
निर्वात है या वायु है या कोई और माध्यम है, तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वह निर्भर करेगा, या तो वह उसको बढ़ाएगा या घटाएगा। तो इस तरीके से हम नियतांक यूज करते हैं। तो यहां पर हमने के लिया, बाद में जब हम देखते हैं निर्वात के लिए जो के का मान होता है वह dv इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई लिया जाता है और I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने यहां पर कहा कि हम निर्वात के लिए ले रहे हैं म्यू नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इस प्रैक्टिकल को, इस एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में कर रहे होते हैं या जो बिंदु होता है वह वैक्यूम में स्थित होता है, तब यहां पर हमारा जो कांस्टेंट है उसका मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाता है। म्यू नॉट को चुंबकशीलता कहा जाता है और इसे हम इंग्लिश में परमिबिलिटी कहते हैं। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आप कह सकते हैं, या इसे हम वैक्यूम भी कह सकते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे इप्सिलॉन नॉट था। इप्सिलॉन नॉट को हम वैद्युतशीलता कहते हैं और इसका मान 9 × 10⁹ होता है। ठीक इसी प्रकार से जो म्यू नॉट होता है इसका मान 4 पाई × 10⁻⁻7 होता है। तो आपको यह पता लग चुका है कि जब वैक्यूम होगा तो उस टाइम पर हम जो कांस्टेंट प्रयोग करते हैं उसमें म्यू नॉट आता है और उसे हम चुंबकशीलता कहते हैं। तो अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए और इसकी कंडीशन को ध्यान में रखिए। यह फॉर्मूला हमें कब प्राप्त हुआ? हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उससे r दूरी पर एक बिंदु लिया जो कि उसके साथ थीटा कोण बनाता था, और उसके बाद हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लीजिए हमें पूरे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हम चाहते हैं कि जो पूरा तार है उसके द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। तो यहां पर देखिए हमने जो वायर था उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, यानी कि एक अल्प दूरी ली थी जिसे हम dl कह रहे थे। तो इस प्रकार के कितने इसमें टुकड़े होंगे? अनंत होंगे। तो यहां पर हम इसका क्या कर देंगे, हमें इसका करना पड़ेगा यहां पर समाकलन। तो इसके जो वैल्यू होगी, यानी कि जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान हो जाएगा B इज इक्वल्स टू, इस तरीके से हम ले लेंगे, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पास बायो-सैवर्ट का जो लॉ था उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का एक फॉर्मूला मिल गया है। ध्यान रखें इस फॉर्मूले का प्रयोग हमें कब करना है? जब हमें किसी धारावाही चालक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो। तो आपने देखा बायो-सैवर्ट के नियम के द्वारा हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है वह किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला होता है उसका मान होता है V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। जब मैं ऑस्टेट का नियम आपको समझा रहा था तो मैंने एक और बात आपको कही थी कि उन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वह करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। तो यहां भी यही क्वेश्चन आता है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड का मान तो ज्ञात कर लिया, यानी मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लिया है, लेकिन उसकी डायरेक्शन का अभी हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो इसके लिए हम जो लॉ पढ़ते हैं उसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, यानी हमारा दायां हाथ है और उसके अंगूठे का नियम। तो राइट हैंड जो थंब रूल है वो क्या है? बहुत इजी तरीके से आप इसको समझिए। सबसे पहले अपना दाहिना हाथ है उसे ऐसा कीजिए, उसके बाद मान लीजिए ये जो मार्कर है यह एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक है। इसे मैं इस तरीके से, यहां देखिए इस तरीके से रखता हूं और यहां अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता हूं। अब ये कंडीशन रहनी चाहिए, यानी कि जो धारावाही चालक है और जो अंगूठा है वह दोनों इस तरीके से एक दिशा में होने चाहिए, चाहे हम ऊपर को करें चाहे नीचे को करें। तो जो दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम है वह यह कहता है कि यदि देखिए जो हमने किया है उसे हमने नियम में बोलना है। सबसे ज्यादा
आप अच्छे तरीके से तभी सीख सकते हो कि जो आप कर रहे हो उसे बोलना सीखिए, उसे लिखना सीखिए। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसे हमने अपने दाएं हाथ में ग्रैप्स कर लिया, यानी कि इस तरीके से पकड़ लिया है। जब पकड़ा तो क्या कंडीशन ध्यान में रखी कि जो धारावाही चालक है और अंगूठा है वो दोनों एक ही दिशा में रहे। अब हम नियम आगे बनाते हैं। तो ये नियम कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ में किसी धारावाही चालक को इस तरीके से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएंगे, नॉट चुंबकीय क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है, मैं कह रहा हूं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र नहीं कहा गया है। तो थोड़ा सा इसे समझ लीजिए कि ये एक धारावाही चालक है और इस तरीके से ये हमारी उंगलियां थी उसके चारों तरफ। तो इन उंगलियों पर, यानी कि एक उंगली है, एक है, 3 उंगलियां मैंने दिखा दी, उन पर ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की नहीं। तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, तो याद कीजिए जब आपने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा तो वहां हमने पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह हमेशा स्पर्शी की डायरेक्शन में होती है, स्पर्शी। ये तो ठीक यहां भी इसी तरीके का होने वाला है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये जो उंगलियां मुड़ी हुई थी, इन पर जो स्पर्शी होगी वो स्पर्शी किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। एक नियम ये है। दूसरा नियम इसी तरीके से, जिसे हम राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि कोई स्क्रू ड्राइवर है वो इस तरीके से एक स्क्रू को टाइट करता है, यानी कि जब हम उसे टाइट करते हैं तो अंदर की तरफ जाता है। ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि इसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता अब नहीं है। तो इस तरीके से अंदर की तरफ स्क्रू टाइट हो जाता है। तो ये देखिए जो हमारे हाथ की डायरेक्शन, हम इस तरीके से उसको घुमा रहे हैं, तो ये जो घुमाने की डायरेक्शन है यह चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। जहां हमारा स्क्रू जा रहा है वह वैद्युत धारा की दिशा बताता है। तो दोनों नियम एक जैसे ही है। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि जो स्पर्शी होंगी चुंबकीय बल रेखाओं पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें बताएंगी। तो अच्छे तरीके से आप इन टॉपिक्स को समझ लीजिए, खुद भी इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए, फिर जाके आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि जो बायो-सैवर्ट का हमने नियम पढ़ा उसके अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसके अनुप्रयोग देख लेते हैं।